सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर फर्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि अब आपका सिलेबस चेंज हो गया तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। इसमें कुछ सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किए जाएंगे। ये हालांकि 11th में आते हैं ये वाले कॉन्सेप्ट, लेकिन आपके में भी इकोनॉमिक्स आप चेंज हो गया है सिलेबस, तो आप लोग भी पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी क्या होती है कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर लोग जो हैं वो काम करते हैं और अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। एक तरह से वो काम करते हैं और उनकी इनकम होती है, उसके बाद उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होती है, जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड हमारी नीड्स होती हैं, डिमांड होती हैं, तो उनका बेस्ट यूज़ करना ताकि जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उनसे जो आपकी अनलिमिटेड डिमांड है, ठीक है, वो सबकी तो फुलफ़िल नहीं हो सकती हैं, लेकिन बेस्ट उनका यूज़ करना, ठीक है, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो, डिमांड भी फुलफ़िल हो जाए। ठीक है। अनलिमिटेड तो हर किसी की होती हैं, वो अनलिमिटेड तो नहीं फुलफ़िल हो सकती, लेकिन हाँ बेस्ट यूज़ करना लिमिटेड रिसोर्स को, वही क्या हो जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये हैं और आप उसको खर्च कर दो फालतू में, और उसके बाद आपकी फिर भी जो नीड थी वो पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब आपने बेस्ट वे में यूज़ नहीं किया था। पहले जहाँ ज़रूरत थी वहाँ आपने खर्च नहीं किया था। ठीक है। तो जब अनलिमिटेड डिमांड होती है, लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो ये क्या होता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या हो जाता है कि डिमांड आपकी ज़्यादा है, वहीं पे सप्लाई क्या है, कम है। तो रेफर्स टू द लिमिटेशंस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ठीक है। तो ये स्कार्सिटी होता है। तो ये, और उसमें क्या है चॉइस, कि जब हम क्या करते हैं, देखो स्कार्सिटी तो है हमारे पास, ठीक है, हम सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास कमी है, लिमिटेड रिसोर्स हैं, ऑब्वियसली बात है, लेकिन हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या भी करना है, बेस्ट यूज़ भी करना है। अब बेस्ट यूज़ करने के लिए हमें चॉइस तो करनी पड़ेगी ना। ठीक, एक तरफ मेरे पास 200 रुपये, मैं बुक खरीदना चाहती हूँ या पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ या सेब खाना चाहती हूँ, जो भी है, लेकिन वहाँ पे आप चॉइस तो ज़रूर करोगे क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसे हैं। ठीक है। हाँ, अनलिमिटेड होते या एक्स्ट्रा होते तो आप दोनों ही काम कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं। ठीक है। तो चॉइस क्या होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। इंडिविजुअल भी चॉइस करता है, फर्म भी चॉइस करती है, गवर्नमेंट भी। ठीक है। ये जिससे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज की कमी है, उनको सही तरीके से अलोकेट किया जा सके, यानी बांटा जा सके इकोनॉमी में। ठीक है। इकोनॉमी सिस्टम होता है, ठीक, जहाँ पर लोग काम करते हैं और अपनी जो लिविंग होती है उसको अर्न करते हैं। इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना, वो इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन डिमांड कैसी है, बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड नीड्स है, अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड डिमांड है, जिससे क्या आती है स्कार्सिटी, कमी आती है। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, उसको स्कार्सिटी बोलते हैं। और क्योंकि अब आपके पास कमी तो है, लेकिन आपको चूज़ भी करना है, तो जब हम लोग चूज़ करते हैं तो उसको चॉइस कर देते हैं। ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर इकोनॉमी आपका एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी, चॉइस। ठीक। अब इसके की एस्पेक्ट क्या है चॉइस के, कि हम चॉइस करते क्यों हैं। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं कि हमें चॉइस करनी ही करनी है। अब हमें बीच में मतलब दो ऑप्शंस या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और अब हमें कुछ चूज़ करना है उसमें। तो ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली होती है स्कार्सिटी। भाई स्कार्सिटी है, कमी है, हमने अभी पीछे पढ़ा, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, फाइनाइट रिसोर्सेज बोले, फाइनाइट यानी सीमित। तो सीमित हमारे पास संसाधन है, लेकिन इनफाइनाइट हमारे पास नीड्स हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है स्कार्सिटी तो है। अब स्कार्सिटी में ही आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा ये पहले मैं यहाँ बता देती हूँ, ठीक है, ये इसके अंदर फिर थोड़ा शॉर्ट में है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि जब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शन या दो से ज़्यादा ऑप्शंस जो होते हैं, तो जब आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं और दो या जितने भी अदर जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन से जब आप उनको सेक्रीफाइस कर देते हो, ठीक है, तो जो सर सेक्रीफाइस किया है आपने उसको हम क्या बोल देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट मतलब ही क्या होता है कि आप कुछ खर्च कर रहे हैं, बदले में आपको कुछ मिल रहा है, सामान के फॉर्म में मिल सकता है, कैश की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है। लेकिन आप चूज़ कर रहे हो, एक डिसीज़न आप ले रहे हो कि मान लो जैसे एग्जांपल है 40,000 मेरे पास रुपए हैं, मैं या लैपटॉप ले सकता हूँ या एलईडी टीवी। ठीक। तो मैंने रिजेक्ट किया एलईडी टीवी नहीं, लैपटॉप। मैं क्योंकि काम करती हूँ, नौकरी करती हूँ, तो मुझे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट किया है, एलईडी टीवी का। ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस किया, इसीलिए ये क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम यही चीज़ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या कर रहे हो आप, चॉइस कर रहे हो, तो इसीलिए की एस्पेक्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। ठीक है।
फिर है रेशनल बिहेवियर। रेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप चीज़ों को बहुत तरीक़ों से सोच विचार करके कोई भी डिसीज़न लेते हो, ठीक है। कोई जैसे मान लो आपको कॉमर्स लेनी है या आगे चल के पीसीएम लेनी है, जब आप बहुत रेशनली सोचोगे, दिमाग लगा के सोचोगे, सिलेबस देखोगे दोनों का, ठीक है, उसमें देखोगे कि अच्छा मेरा कोई इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन से स्ट्रीम में लाई कर रहा है, कौन से स्ट्रीम में है, ठीक है। जैसे मैथ्स है वो कॉमर्स में भी आती है, पीसीएम में भी है, लेकिन फिर आप देखोगे कि अच्छा अकाउंट्स भी मैं पढ़ सकता हूँ तो अकाउंट्स भी मैं पढ़ लूँगा। तो वो एक रैशनल बिहेवियर है कि जब आप बहुत सोच समझ के कि कहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। जब हम इसको इकोनॉमिक्स टर्म में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो फर्म वगैरह होते हैं, ठीक है, या जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा क्या चाहता है, मैक्सिमम यूटिलिटी चाहता है कि मैंने अगर कोई सामान खरीदा है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। और वही कंपनी क्या सोचती है कि मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है या जो भी आप चाहते हो, तो ये से होते हैं रैशनल बिहेवियर, ठीक है। तो आप रैशनल बिहेवियर में ऑब्वियसली बात है चॉइस कर रहे हो, ठीक है। फिर है मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस का मतलब होता है बेटा कि आप न तो पूरा चाह रहे हो, ना आपको पूरा मिल सकता है, ना आप ऐसे रह सकते हो कि मेरे पास कुछ भी ना हो। आपको थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। कोई स्टूडेंट है ना, वो तो वो टॉपर में आ रहा है ना बिल्कुल वीक में आ रहा है, लेकिन कहीं ऑन एन एवरेज वो अपना काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल एनालिसिस। तो वो जो एवरेज स्टूडेंट है वो क्या कहेगा कि ठीक है मैं टॉपर नहीं कर सकता हूँ, मैं टॉप नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं बिल्कुल लास्ट आऊँगा, तो मैं क्या करता हूँ, एवरेज चूज़ कर लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं या कंज्यूम करते हैं लिटिल मोर, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, रादर देन किसके बजाय, या तो हम पूरा प्रोड्यूस करें या पूरा कंज्यूम करें, या कुछ भी प्रोड्यूस ना करें, कुछ भी कंज्यूम ना करें, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्जिन होती है। जैसे कि ये आप लोग लाइन देख रहे हो ना, तो ये मार्जिन है कि मैं इधर नहीं लिख सकती हूँ, इसके इधर ही रहना है मुझे। तो ये अब आपकी चॉइस है कि मैं मार्जिन के इधर नहीं जा सकती हूँ, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आप क्या इधर ही की साइड लिख रहे हो। रफ़ कॉपी पे क्या होता है, आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, बिल्कुल कॉर्नर तक आओगे, ठीक है, वो रफ़ है, लेकिन मार्जिन तो उस पर भी होती है, ठीक है। मार्जिन तो उस पर भी शो की जाती है कि आपको इधर नहीं लिखना है, आपको इधर ही अपना काम करना है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक मार्जिन सेट हो जाता है। तो ये बात आपकी लेकिन चॉइस होती है कि आप थोड़ा सा इधर भी लिखोगे, थोड़ा सा इधर। आपको पता है कि कंटेंट बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं करता हूँ बिल्कुल यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह जैसे कि मैंने देखो एक लाइन ऊपर लिखी है, ये मेरी चॉइस थी, मैं चाहती तो नीचे से करती, लेकिन मेरी चॉइस थी कि मैं यहाँ से शुरू करूँ, ठीक। तो ये मार्जिनल एनालिसिस होता है जब आप डिसीजंस लेते हो मार्जिन के बेस पे, ठीक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बता दी। अब आती है बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि हम इकोनॉमी में देखो, अभी हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, स्कार्सिटी भी है, हमें चॉइस भी करनी है। तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जब भी तो स्कार्सिटी हो रही है ना। बहुत लोग हो सकता है किसी एक इंसान के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा हो और दूसरा बिल्कुल एक टाइम के खाने के लिए भी उसके पास ना हो रहा हो। तो डिमांड क्या है, अब सप्लाई क्या है, उसके लिए कम हो रही है भाई, ऑब्वियसली बात है, पैसे नहीं उसके पास आ पा रहे हैं, है ना। और उसकी लेकिन डिमांड तो उसकी है, तो ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं इस तरह की चीज़ें, है ना। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि कौन सा रिसोर्स हम कौन सा डिसीजन लें, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी, ठीक। तो कभी भी बेटा इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती हैं, जो मेन प्रॉब्लम होती हैं, वैसे प्रॉब्लम्स कई सारी होती हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है वो 3 होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या उसकी क्वांटिटी रखनी है, ठीक। और जो भी आप कमोडिटी सिलेक्ट कर रहे हो, मान लो मैं 2 गुड्स को लेकर चलती हूँ कि या तो मैं कोई युद्ध में जो सामान वगैरह जो हथियार चाहिए होते हैं वो उनका प्रोडक्शन कर सकती हूँ, या जो नॉर्मल कमर्शियल गुड्स जो होते हैं, जो सिविल गुड्स होते हैं, जिन्हें जो गुड्स लोग खरीदते हैं, लोकल पीपल खरीदते हैं, या मैं उनको प्रोड्यूस करूँ। तो जब आप चॉइस करते हो, ठीक, वॉर गुड्स बिल्कुल अलग हैं, सिविल गुड्स बिल्कुल अलग हैं, तो जब आप चॉइस करते हो कि क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस क्वांटिटी में, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि जब आप टेक्निक का सिलेक्शन करते हैं कि हमें कौन सी तकनीक की यूज़ करनी है, तो इसमें 2 तरह के आता है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज, मान लो आपने सिविल गुड्स चूज़ किया कि मैं सिविल गुड्स का प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है, उसका प्रोडक्शन करूँगा, तो अब आप टेक्निक के लिए देख रहे हैं। अब मान लो आप इंडिया में काम करेंगे और इंडिया में स्पेशली अगर आप बिहार में सिविल गुड्स बनाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे आपको इतने लोग पढ़े लिखे इंजीनियर्स वगैरह नहीं मिलेंगे। वो क्या होगा, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि वहाँ आपको लेबर वर्क मिलेगा,
कैपिटल क्या होता है कि जहाँ पे लेबर आपको नहीं मिल सकती है इतना, तो वहाँ पे या आपके पास बहुत पैसा है तो आप मशीन ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे कि भाई एक अगर हमारे पास पैसा है ठीक ठाक तो एक मशीन को एक इंसान चलाएगा। वहीं मुझे लेबर के लिए मान लो मुझे 20 लेबर रखनी पड़ेंगी तो उनका कॉस्ट मुझे ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आप देखते हो, थोड़ा सा चूज़ करते हो। तो कैपिटल इंटेंसिव होता है जब आप टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करते हो एज़ कम्पेयर टू लेबर, और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है, लेबर को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो एज़ कम्पेयर टू कैपिटल। ठीक, तो ये प्रॉब्लम्स होती है हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब भाई किसके लिए प्रोड्यूस करना है। जैसे हमने यहाँ पे ट्राई किया ना कि सिविल गुड्स जो है वो हमें किसके लिए करने हैं, किसके लिए प्रोड्यूस करने हैं। ऑब्वियसली बात है जो सिविलियंस हैं जो हमारे यहाँ रहते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है ना अमंग इंडिविजुअल्स, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर और लेस रिच। जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे गुड्स कैसे बनाने हैं, बहुत ज़्यादा गरीब इंसान के लिए बनाने हैं या बहुत ज़्यादा रिच इंसान के लिए बनाने हैं, इस तरह से, ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस इसकी होती है कि आपको रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या जो भी आपने प्रोडक्शन किया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग इंडिविजुअल्स। ठीक, डिफरेंस बिटवीन मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। देखो 3 तरह की इकोनॉमी होती है बेटा, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया है तो वहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वही डिसीज़न लेता है, लेकिन इंडिया में मिनिस्टर्स भी लेते हैं और जनता भी साथ के साथ अपना काम करती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी काम डिसीज़न लेते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी, ठीक है। और अमेरिका में भी क्या है कि जैसे वहाँ का प्रेसिडेंट है अब डोनाल्ड ट्रंप है, तो ठीक है वो भी वहाँ, लेकिन वहाँ के लोग भी अपना अपना जो भी है डिसीज़न है वो लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है। और चाइना है तो वहाँ पे भी एक तरह से जो गवर्नमेंट है वही डिसीज़न लेती है। तो सबकी इकोनॉमी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो पहला है कैपिटलिस्टिक बोल सकते हैं या मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी बोल दो या कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्टिक यानी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है उसका इन्वॉल्वमेंट हो, वही डिसीज़न ले, ठीक। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाते हैं इस इकोनॉमी में, इंडिविजुअल्स के द्वारा या फर्म्स के द्वारा, ठीक है। इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिगत आप ले रहे हो डिसीजन, ठीक है। आपके ऊपर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है, दबाव नहीं है, ठीक है। कोई आपके डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप खुद से ले रहे हो, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। मेन एम क्या होता है कि प्रॉफिट होना चाहिए। प्राइजेस जो हैं वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइजेस डिटरमाइन होते हैं। तो इसकी देखो कौन सी है, ये यूएस, वहाँ पे कैपिटलिस्टिक है, ठीक है। वहाँ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्राइवेट जो लोग हैं मतलब अपना इंडिविजुअल्स है, जो फर्म्स होती हैं वो डिसीज़न लेती हैं। दूसरी इकोनॉमी होती है सोशलिस्टिक, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि सोशल यानी समाज को देखा जा रहा है यहाँ पे। तो सोशलिस्टिक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं जिसे। यहाँ सारे डिसीज़न कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। और यहाँ पे मेन एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर या प्राइजेस फिक्स करना। गवर्नमेंट के द्वारा जब प्राइजेस फिक्स किए जाते हैं, जैसे गेहूँ है, ठीक है, तो गेहूँ जो है मार्केट में जब किसान बेचता है तो उसे कम उस पर दाम पे बेचना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्राइस फिक्स कर देती है उसके लिए, ताकि जो किसान है उसकी मेहनत वसूल हो जाए, ठीक है। या गवर्नमेंट खुद भी खरीद लेती है इस चीज़ के लिए, तो वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ठीक। तो वो होती है सोशलिस्टिक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जैसे नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा। नॉर्थ कोरिया में क्यों मैंने सेंट्रली प्लान्ड का एग्जाम्पल रखा है, आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है बेटा, जहाँ पर ये दोनों ही मिलके काम करती हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी, ठीक है। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टेक डिसीजन। इनका एम दोनों ही होते हैं, प्रॉफिट भी सोशल वेलफेयर भी, जैसे कि हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के ये इकोनॉमी के टाइप्स थे। अब होती है बेटा वेलफेयर इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। देखो वेलफेयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम। अभी जैसे हमने सोशल वेलफेयर के बारे में बात की ना, तो सोशल वेलफेयर कौन करता है, गवर्नमेंट के उसमें रहता है कि गवर्नमेंट ही देखती है भाई, है ना। उनका मेन एम यही रहता है सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट। तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे जो मेन गोल होता है वो प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ भी होती है, जो लोग हैं उनकी ग्रोथ भी होना है और उनको वेलबींग, उनका वेलफेयर भी होना है, ठीक है। तो इसमें क्या करती है, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, कि ये जो आइडिया दिया था कि सोशल वेलफेयर एक इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो आइडिया है ये किसने दिया था, इकोनॉमिस्ट कौन थे, आर्थर सीसिल पेगाउ। इन्होंने ये आइडिया दिया था, जिन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो बनेंगी तो वो किसके रिगार्डिंग होंगी, किससे रिलेटेड होंगी, सोशल वेलफेयर से, ठीक है।
तो यहाँ पे इस इकोनॉमी में हमने अभी पहले भी पढ़ लिया है कि गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जो इंश्योर करती है कि सबकी जो जीवन है, सबकी जो लाइफ है वो कैसी होगी, डिसेंट होगी। सिर्फ रिच ही नहीं होगी, डिसेंट होगी, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा होगा, ठीक है। अब इस इकोनॉमी के की फीचर क्या है, जो अभी हमने पहले पढ़ा ना उसी को डिटेल में है थोड़ा यहाँ पे, लेकिन ये आपके सिलेबस में अलग से दिया गया है, इसीलिए मैंने कवर करवाया है। की फीचर क्या होते हैं, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है, तो सारे सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देगी। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब वो वैकेंसी निकालती है तो सारे स्टेट के लिए होती हैं, सेंट्रल लेवल पर कोई जॉब निकलती है तो सारे स्टेट्स के लिए होती हैं। इवन स्टेट वाली भी कोई अपना, जैसे मान लो यूपी है, वो सिर्फ यूपी में ही वैकेंसी निकाल रहा है तो वहाँ की थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती है। और जो बाहर के लोग रहते हैं, जैसे राजस्थान वाले, वही मान लो यूपी के जब फॉर्म निकलते तो अप्लाई करते तो उनके लिए कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सबको बराबर दी गई, ठीक है। रिडक्शन पॉवर्टी को कम करना और इनइक्वालिटी, ठीक है, जो असमानता होती है, जो गरीबी है उसको कम करना, ये भी किसका फीचर होता है, वेलफेयर इकोनॉमी का। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बेसिक सर्विसेज, जिसमें एजुकेशन भी है, हेल्थ केयर भी है, हाउसिंग फैसिलिटी भी। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो ना कि जैसे अयोध्या में जिन लोगों के भी घर टूटे थे उनको घर दिए भी गए हैं, ठीक है। या जो एक आवास विकास, जो आवास योजना आई थी, वहाँ पे लोगों के घर बनवाए गए थे, गरीब लोग, लेकिन शायद 4 लाख रुपए उनको दिए गए थे कि आप अपना घर बना सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होती हैं, तो ये गवर्नमेंट के हैं काम। प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस, अब वीकर सेक्शन कौन है बेटा, वीकर सेक्शन यानी जो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से, जैसे कि पुअर है, गरीब है, नहीं वो काम कर पा रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट वहाँ उसकी हेल्प करेगी। जैसे मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा जो स्कीम है वो एक वीकर सेक्शंस के लिए ही है कि गरीब है इंसान तो उसको डेली वेजेस पे रखा जाता है, ठीक है। और एल्डरली, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना अगर आप लोगों ने भी गलत लिखी हो तो। एल्डरली कौन, जो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, अब उसके वो नहीं अपना कर पा रहा है काम, तो वहाँ पे जैसे बहुत लोग होते हैं गरीब नहीं मतलब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पास कोई काम नहीं होता तो पेंशन वगैरह मिल जाती है उनको, ठीक है, इस तरह से। या अनएम्प्लॉयड जो होते हैं, जो बेरोज़गार हैं, तो उनकी भी हेल्प करना, ये किसका काम होता है, सोशल वेलफेयर इकोनॉमी का। तो मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया था कि कंट्रीज़ जो होती हैं जैसे स्वीडन है या नॉर्वे है, ये स्ट्रॉन्ग वेलफेयर मॉडल्स का यूज़ करते हैं, तो आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, सोशल सेफ्टी नेट्स क्या होता है, ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। एक तरह से आप ये समझिए ये सर्कल है और इसमें नेटवर्क बिछे हुए हैं ताकि आपकी चारों तरफ से प्रोटेक्शन हो। जैसे कि मान लो पेरेंट्स होते हैं तो उनके कोई बच्चा होता है तो वो एजुकेशन फैसिलिटी उसको देते हैं, हेल्थ फैसिलिटी भी देते हैं, ठीक है, और जो भी उसको सुविधा चाहिए, ठीक है, वो सब देते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक सेफ्टी नेट उनके लिए तैयार करते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि उसकी वैक्सीनेशन टाइम से करवाना, ठीक है, सेफ्टी है, हेल्थ की रिलेटेड है भाई। और फिर मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको कोई परेशानी हो जाती है बॉडी रिलेटेड तो वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाना। एजुकेशन में उसको कोई दिक्कत ना आए, एजुकेशन उसको स्कूल में एडमिशन कराना, फिर कॉलेज में एडमिट कराना। तो ये क्या है, आपने एक नेटवर्क तैयार किया है उस फैमिली ने अपने बच्चे के लिए, ठीक है। घर खरीद लेते हैं, हमारे इंडिया में तो और ज़्यादा है कि घर खरीदना चाहिए जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है उसको परेशानी ना हो, ठीक है, इस तरह से हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जब यही काम गवर्नमेंट करती है अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, कि जैसे कि वीकर सेक्शंस है उनके लिए नेटवर्क बनाती है कि चाहे उनको परेशानी हो तो वो कम पैसों में कहीं जाके इलाज करवा पाएँ। तो ये क्या है, सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, ये लोगों को बचाते हैं। ये नेटवर्क जो है ये किससे बचाते हैं, जो डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं। जैसे अब आप गरीब हो, ठीक है, नहीं आपको रोज़गार मिल रहा है तो मनरेगा आ गई। एल्डर हो, पुअर एल्डर भी हो, बूढ़े हो, काफ़ी एज है आपकी, तो ये डिफ़िकल्ट टाइम्स है, अनएम्प्लॉयड हो आप, तो ये नेटवर्क क्रिएट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब है इसमें ये जो नेट होते हैं ना बेटा, ये नेट जो होते हैं ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट ही तो देते हैं। अब पेरेंट्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं कि आपकी फ़ीस टाइम से दे देंगे, मम्मी सपोर्ट करती हैं कि आपके लिए लंच वगैरह तैयार कर देंगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या एक सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है। हाँ, पढ़ाई आपको ही करनी है, लेकिन पीछे से सपोर्ट तो पेरेंट्स दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई आपको ही करनी है, ठीक है। तो जब लोग फेस ऐसी प्रॉब्लम करते हैं इस तरह से, तो गवर्नमेंट इन प्रोग्राम्स के थ्रू सपोर्ट सिस्टम देती है। जैसे मनरेगा में जो होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल कुछ इस तरह से उसकी फुल फॉर्म है, तो उसमें क्या है कि सपोर्ट दे रही है, ठीक है, कि आपको 200 रुपये हम देंगे, 200-300 रुपये जितने भी हैं पर डे के हम देंगे, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अनएम्प्लॉयड है, इलनेस है, ओल्ड एज है, पॉवर्टी, इनको देती है। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे सब्सिडाइज्ड फूड कर देती है, ठीक है, जैसे राशन वगैरह है तो वो लोग इतना महंगा नहीं खरीद पाते हैं भाई मार्केट प्राइस के, तो या तो उनको फ्रीली अवेलेबल करा देना या आप सब्सिडाइज्ड फूड दे देना। पेंशन है, लोग जो बूढ़े हो जाते हैं उनको पेंशन दे देते हैं, जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको पेंशन फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट, ठीक है। फ्री हेल्थ केयर स्कीम्स भी चलाती है, ठीक है, जैसे वैक्सीनेशन होता है स्कूल्स वगैरह में लाया तो फ्री हेल्थ केयर स्कीम है ये। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना, ठीक है, ये भी क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम है, ये क्या है, सोशल सेफ्टी नेट, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, देखो इसकी 5 इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है रिड्यूस पॉवर्टी, ऑब्वियसली बात है जो वो सपोर्ट कर रही है तो मनरेगा में लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है तो पॉवर्टी कम होगी, तो ये लोगों की जो बेसिक नीड है उनको पूरा करने में मदद करती है। फिर है सिक्योरिटी देती है, ऑब्वियसली बात है सेफ्टी दे रही है तो सिक्योरिटी भी दे रही है। पीपल फील सेफ नोइंग दे विल गेट सपोर्ट इन बैड टाइम्स। अब जैसे कोरोना का टाइम था, ठीक है, तो कोरोना के टाइम पर लोग किस पर देख रहे थे, गवर्नमेंट पर देख रहे थे कि उन्हें पता था कि अभी बहुत बुरा समय है लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, उनको एक होप है कि हमें जो डिफ़िकल्ट टाइम्स है उनसे भी बाहर हम निकल सकते हैं। इनइक्वालिटी कम करता है, ये वाला सोशल सेफ्टी नेट है। जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है ना, इसको कम करता है ये जो सोशल सेफ्टी भाई, क्योंकि पुअर को अगर रोज़गार मिलेगा गरीब इंसान को तो उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा ऊपर इम्प्रूव होगा, तो वो भी रिच के थोड़ा सा इक्वल में आ पाएगा, तो इनइक्वालिटी कम होगी। फिर क्या है, प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। व्हेन पीपल हैव मिनिमम इनकम दे कंटिन्यू स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक कीप्स रनिंग। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करती है, जैसे कि मान लो ऐसा है कि हमारे यहाँ जैसे अंबानी वगैरह हैं तो वो बहुत जगह जगह अपना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे टाटा कंपनी है वो भी जगह जगह इन्वेस्ट करती है ताकि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहे, आपका जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करती है कि जब लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगता है, मिनिमम इनकम उनको मिलती है, तो वो खर्च करना शुरू करते हैं जिससे कि इकोनॉमी जो है वो रन करने लगे। अब मान लो बहुत लोग ऐसे हो जाएं जो खर्च ही ना करें, अपने पैसों को सब सेव करके रखें, तो हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, इनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है, वो अस्थिर हो जाएगी क्योंकि मनी नहीं रोटेट करेगा ना। तो एक लोग के पास ही अगर बहुत ज़्यादा कैश अवेलेबल होता है तो उसको इसीलिए स्कैम बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डगमा आ जाती है। फिर है सपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर होना, अब एजुकेशन भी दे रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी इम्प्रूव कर रही है, तो वो क्या है, एक सपोर्ट ही कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो इस पूरे का एक ओवरऑल क्या है, मैंने एग्जांपल दे दिया है कि मान लो कोई पर्सन है उसकी जॉब जो है वो छूट जाती है, ठीक है, या वो खो देता है अपनी जॉब को। तो पहला है कि अगर मान लो सेफ्टी नेट ना हो, विदाउट सेफ्टी नेट क्या होगा, उसके पास इनकम नहीं होगी, पॉवर्टी आ जाएगी, ठीक है। फिर विदाउट सेफ्टी नेट दूसरी सिचुएशन क्या है, विदाउट सेफ्टी नेट वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। विदाउट सेफ्टी अगर मान लो सॉरी यहाँ पे विद सेफ्टी नेट करना बेटा, विद सेफ्टी नेट का क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा उसको, ठीक है। अब सेफ्टी नेट है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन बेनिफिट उसको कुछ मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि राशन वगैरह का, जिससे कि क्या होगा, कर हो पाएगा कि वो थोड़ी दिन टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएगा और उतने टाइम में वो क्या करेगा, वो एक नई जॉब ढूंढ लेगा, ठीक है, ठीक है। तो वो सर्वाइव तो कर पाएगा क्योंकि उसको बेनिफिट मिलेगा किससे, सोशल सेफ्टी नेटवर्क से, और इतने ही टाइम में वो क्या कर लेगा, एक नई जॉब ढूंढ लेगा। तो ये तुम लोग का पूरा चैप्टर था बेटा, है ना, ये पूरा चैप्टर था, इसको ध्यान से जो विदाउट की जगह विद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर था। कोई भी डाउट हो आप क्लास में पूछ सकते हो, जैसे भी चाहो वैसे पूछ सकते हो।